हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आज एक नया वीडियो के साथ आप सभी लोगों के पास आ चुका हूं। तो आज हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल्स किसके ऊपर, एटम्स चैप्टर के ऊपर। तो एटम्स के ऊपर ऑलरेडी मैंने 2 लेक्चर दिया है, लेकिन वहां पर ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हुआ था। ये रीडबर्ग सीरीज़, इसके अलावा आपका जो बामर, पासन, लाइमन, ये सब जो सीरीज़ है यहाँ का उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हुआ था। लाइमन, पासन, ये सब सीरीज़ का क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं हुआ था। इसलिए मैं आपके छाया पब्लिकेशन के बुक का, हाँ, मैं छाया पब्लिकेशन के बुक का कुछ न्यूमेरिकल्स लेके आया हूँ। तो इस पब्लिकेशन के बुक का आज हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके डायरेक्ट क्वेश्चन में चल जाते हैं। तो देखिए, ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो कैसे करेंगे सब कुछ देखिए। बोला है इफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ एन एनर्जी ऑफ स्टेट बी एन, द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय -13.2 बाई एन स्क्वायर। तो फॉर्मूला दिया है। सो बोला है व्हाट विल बी द एनर्जी व्हेन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्स फ्रॉम एन इक्वल्स टू 3 टू एन इक्वल्स टू 2 लेवल। तो हमारा ट्रांजिशन जब n इक्वल्स टू 3 से n इक्वल्स टू 2 लेवल में होगा तो हमारा एनर्जी कितना फोटोन का इमिट होगा। तो हमें फॉर्मूला पता है, टोटल एनर्जी क्या होगा, एक हमारा E3 माइनस E2। सो E3 का मतलब क्या है, -13.6 बाई एन स्क्वायर। एन का वैल्यू क्या है, 3 का वैल्यू है, दैट इज 3 स्क्वायर, माइनस ऑफ माइनस 13.6 बाई कितना स्क्वायर, n इक्वल्स टू 2, दैट इज 2 स्क्वायर। ठीक है। सो क्या होगा, -13.6/9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या होगा 13.6/4। सो क्या होगा, इसको जब सॉल्व करेंगे बोलिए क्या होगा, 9 1 ज़ा 9, 46 आ रहा है, 9 5 ज़ा 45, 1.51 माइनस प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 3 ज़ा 12, बोलिए 4 3 ज़ा 12 और 4 4 ज़ा 16। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बोलिए, 1.51 और 3.4 को सॉल्व करेंगे तो 9, क्योंकि दोनों को माइनस करना पड़ रहा है, 9, उसके बाद 8 और क्या होगा यहाँ पर हमारा 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी कितना लग रहा है, ये हमारा जो भी वैल्यू आगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रहा है, तो एनर्जी ऑफ द ट्रांजिशन क्या हो गया, एनर्जी हो गया 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एक सिंपल क्वेश्चन था, ये था पहला क्वेश्चन। समझ पा रहे हैं, वेरी गुड। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। देखिए, बोला है हाइड्रोजन एटम जम्प्स फ्रॉम सेकेंड एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट। तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट, तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट क्या है देखिए, पहले अलग अलग हम लोग लेवल्स पढ़े थे। यहाँ पर हमारा n इक्वल्स टू 1 है ग्राउंड स्टेट, यहाँ n इक्वल्स टू 1 ये क्या है, ग्राउंड स्टेट। फिर n इक्वल्स टू 2 क्या है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फिर n इक्वल्स टू 3 होने से होता है हमारा क्या बोलिए तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब है n का वैल्यू क्या होगा बोलिए तो n का वैल्यू होगा 3। समझ पा रहे हैं। तो बोले सेकेंड एक्साइटेड स्टेट तो ग्राउंड स्टेट आ रहा है, मतलब n इक्वल्स टू 3 से कहाँ आ रहा है, n इक्वल्स टू 1 में आ रहा है। पहले हमें ये समझना पड़ेगा क्योंकि सेकेंड एक्साइटेड स्टेट से कहाँ आ रहा है, ग्राउंड स्टेट में आ रहा है। तो वेवलेंथ ऑफ द एमिटेड रेडिएशन बिकम्स 1026 एंगस्ट्रॉम। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है 1/λ इक्वल्स टू r इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको ये वाला फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है तो वापस जाइए, मेरा जो सेकंड लेक्चर वहाँ पर मैंने आप लोग को पढ़ाया था। तो मुझे r का वैल्यू चाहिए, तो लैम्डा का वैल्यू क्या दिया है, 1026 एंगस्ट्रॉम। सो 1026 इंटू 10⁻⁻10 मीटर में कन्वर्ट कर लिए, इक्वल्स टू r इंटू 1/n1 स्क्वायर। n1 का वैल्यू क्या है 1 माइनस 1/3 स्क्वायर, ये आ रहा है, दैट इज 1/1026 10⁻⁻10। इसको सॉल्व करेंगे तो r इंटू 1 माइनस 1/9 दैट इज 8/9 इंटू r। तो यहाँ से r क्या होगा, r होगा 9/8 इंटू 10⁻10 को अगर ऊपर ले ले, 10⁻10 ऊपर ले सकते हैं, नीचे क्या रहेगा 1026। अभी इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा देखिए, नियर अबाउट। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 1 ज़ा 8, फिर हमारा फिर से आएगा तो 8 1 ज़ा 8, इसके बाद 2 आ रहा है, 8 2 ज़ा 16, 1.125। तो नियर अबाउट सॉल्व करने के बाद आप लोग करके देखना, ये जो आंसर तो ऑलरेडी लिखा हुआ ही है यहाँ पर, तो यही आंसर हमारा नियर अबाउट आएगा 1.09 इंटू 10⁻⁻7 मीटर इनवर्स, ये वाला आंसर ही आएगा। तो रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू हम लोग इस फॉर्मूला से निकाल लिए। इस क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट था, इस क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट है कि सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब है n इक्वल्स टू 3। जो क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट है मैं आप लोगों को वो बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, बोला है वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन फाउंड इन एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन इज 4861 एंगस्ट्रॉम। बोला है वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन,
फाउंड इन एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन इज 4861 एंगस्ट्रॉम between two quantum states between which two quantum states does the transition of electron occur to generate this line। तो कौन सा ट्रांजिशन में होगा। सो हमारा वेवलेंथ कितना मिला है 4861 एंगस्ट्रॉम, मतलब क्या है 4861 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो बोला है कि N1 का क्या होगा N2 क्या होगा, हमें ये फाइंड करना है कहाँ से कहाँ जब ट्रांजिशन होगा तो ये वेवलेंथ आता है। तो हमारे पास क्या क्या डाटा है पहले लिख देते हैं। 1/λ इक्वल्स टू r इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। सो हमारे पास अगर करें 1/n1² माइनस 1/n2² करेंगे तो क्या होगा 1/λ इंटू r। तो वैल्यू अगर पुट करने के क्या होगा देखिए 1 लैम्डा का वैल्यू क्या है 4861 10⁻⁻10 इंटू r का वैल्यू पुट करेंगे क्या होगा। r का वैल्यू देखिए क्वेश्चन में दिया है, रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू यहाँ पर हमारा दिया है 1.097 इंटू 10⁻7 ये वाला वैल्यू रहेगा। अभी देखिए यहाँ पर जो इसको सॉल्व करेंगे -10 7 तो क्या होगा -10 और 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा -3 पड़ा रहेगा। तो मैं इसको नियरली लिख सकता हूँ दोनों को, इसको अगर मैं नियरली 1.09 इसको कैलकुलेट करूँ तो आप लोग नियरली अबाउट क्या होगा ऊपर चला जाएगा 10⁻3, नीचे में नियरली 4 नियरली मैं लिख सकता हूँ 4960 नियर अबाउट में लिख सकता हूँ इसको, नो प्रॉब्लम। इसको मैं लिख सकता हूँ या इसको मैं लिख सकता हूँ 100/496 लिख सकते हैं। अभी हमारे पास यहाँ पर अब बाकी सर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ तो हमें मिल गया लेकिन नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे। अभी हमारा ट्रायल एंड एरर मेथड, ट्रायल एंड एरर मतलब हम लोग अलग अलग वैल्यू पुट करके देखेंगे। N2 का वैल्यू जब 2 करेंगे तब N1 का वैल्यू 1 करेंगे, N2 का वैल्यू जब 3 करेंगे N1 का वैल्यू 1 करेंगे, N2 का वैल्यू अगर 4 करेंगे N1 का वैल्यू 2 करेंगे। तो कब बिठा के ये वाला आंसर आएगा वो हमें चेक करना पड़ेगा, समझ पा रहे हैं, यही है रूल। तो बाकी का काम मैं आपको खुद करने के लिए दे रहा हूँ क्योंकि ये वाला क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चन बहुत ईजी है लेकिन आप लोगों ने टेक्निक बता दिया कैसे करना पड़ रहा है। समझ पा रहे हैं ना कैसे करना है, समझ पाए ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो बोला है डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन थर्ड क्वांटम स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन थर्ड क्वांटम स्टेट मतलब n इक्वल्स टू 3 और n इक्वल्स टू 1, इन दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस है 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो डिटरमाइन द एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट, ये हमें पूछा है। तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन में बोला है E3 माइनस E1 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो हमारे पास E3 का फॉर्मूला क्या पता है हमें, मतलब क्या पता है बोलिए -13.6/3² माइनस E1 इक्वल टू 12.1। हमें E1 चाहिए तो E1 क्या होगा -13.6/9 और ये इधर आ जाएगा तो मतलब क्या होगा देखिए यहाँ पर -13.6/9 माइनस 12.1 हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 9 1 9 1.5 नियर अबाउट। सो क्या मिलेगा -1.51 माइनस 12.1। सो क्या होगा देखिए यहाँ पर हमारा 1516 12 113 सो -13.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ग्राउंड स्टेट आप लोग को सभी को पता ही है इसका वैल्यू क्या होता है, हमारा मिल भी गया -13.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ पा रहे हैं ना, ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूला में बिठा दिया आंसर आ गया, एज सिंपल एज दैट। समझ पाए, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये 4 हुआ, अभी क्वेश्चन नंबर 5 बोला है रेडियस ऑफ द फर्स्ट बोर ऑर्बिट, मतलब बोर रेडियस R0 का वैल्यू दिया है 0.53 एंगस्ट्रॉम। ये ऑलरेडी आप लोगों को मैंने डिस्कस करवाया था फर्स्ट लेक्चर में, बोर रेडियस याद कीजिए। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द क्वांटम स्टेट। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी का फॉर्मूला याद कीजिए, वेलोसिटी 2.18 × 10⁻6 इंटू Z/n मीटर पर सेकेंड, Z/n मीटर पर सेकेंड। तो क्या होगा देखिए यहाँ पर Z का वैल्यू क्या है, क्वेश्चन में हाइड्रोजन एटम बोला Z का वैल्यू 1 है और n का वैल्यू क्या है, तो सेकेंड क्वांटम स्टेट n का वैल्यू है 2। तो हम लोग बिठा देंगे 2.18 10⁻6 इंटू 1/2 बिठा देंगे तो क्या होगा देखिए 2 1 2 09 1.09। सो 1.09 इंटू 10⁻, कितना होगा 6 मीटर पर सेकेंड, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं 1.09 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो वेलोसिटी आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, सेम चीज़ है, सेम आंसर। ये वाला जो शॉर्ट फार्मूला है, शॉर्टकट फार्मूला,
इसको आपको सिर्फ ध्यान में रखना पड़ेगा। ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड। अभी आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बोला है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बामा सीरीज एटॉमिक स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन इज 6563 एंगस्ट्रॉम। तो बामा सीरीज में जो मैक्सिमम वेवलेंथ है वो बोला है 6563 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो बोला है व्हाट आर द नेक्स्ट टू कॉन्जिक्यूटिव वेवलेंथ इन दैट सीरीज। तो लॉन्गेस्ट बोला है, तो उसके बाद से लॉन्गेस्ट के बाद उसका पहले और उसके थोड़ा पहले का क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का थ्योरी क्या था, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए हम लोग क्या पढ़े थे, शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन, मतलब N1 अगर हमारा क्या होगा, बामर के लिए तो N1 हमेशा 2 होता है, लेकिन N2 क्या होता है, N2 होता है 3 होता है, ये लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन के लिए है। तो हमारा नेक्स्ट टू कॉन्जिक्यूटिव, तो नेक्स्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट के लिए N1 होगा 2 और N2 होगा क्या, N2 होगा 4 होगा। ठीक है, N2 का वैल्यू 4 होगा, तो हम लोग को यहाँ से निकालना पड़ेगा N2 को 4 होगा। तो हमारे पास क्या होगा 1/λ इक्वल्स टू R इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। नेक्स्ट सीरीज के लिए ही होगा, दैट इज R इंटू 1/4 माइनस 1/16। तो दोनों को सॉल्व करेंगे क्या होगा, बोलिए 4 माइनस 1 दैट इज 3/16 इंटू R। तो यहाँ से पहला जो हमारा ट्रांजिशन आया, तो यहाँ का वेवलेंथ क्या हो जाएगा 16/3 इंटू R। इसका वैल्यू पुट करेंगे 16/R, सॉरी R नीचे चल जाएगा, R का वैल्यू पुट करेंगे 1.09 10⁻7, जो भी आएगा मीटर में आ जाएगा, इसको सॉल्व करके आंसर लिख देना। और एक तो बोला है नेक्स्ट टू कॉन्जिक्यूटिव, अब इस ये वाला फर्स्ट केस में हुआ, सेकंड केस में क्या करना पड़ेगा, N1 का वैल्यू तो 2 होगा, N2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो इस 5 का वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो शॉर्टकट टेक्निक मैं आप लोगों को बता दिया, यहाँ पर क्या होगा देख लीजिए, 1/λ 2 इक्वल्स टू R इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/5 स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करना आंसर आ जाएगा। मैं आप लोग को क्वेश्चन कराना, मेरा सॉल्व कराना आपका उद्देश्य नहीं है, कैसे करेंगे आप लोग को रास्ता दिखाना मेरा उद्देश्य है। ये तो थोड़ा काम आप खुद भी कर पाएंगे, अगर मैं सब कुछ आप लोगों को कर दिया तो स्पून फीड में आप लोग को नहीं कराऊंगा, जितना जरूरी है आप लोग को मैं उतना ही कराऊंगा। ठीक है, बाकी ये कैलकुलेशन थोड़ा आप लोग को खुद से भी करना आना चाहिए, क्योंकि आप लोग कुछ दिन बाद HS एग्जाम देंगे, ये आपको करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है इफ रेडियस ऑफ द फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज 0.53 एंगस्ट्रॉम, रेडियस ऑफ डिटरमाइन द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द एटम। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो यहाँ पर हमें डायरेक्ट यूज करने की जरूरत ही नहीं है, रेडियस बोल दिया है, R0 बोल दिया 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, E का फॉर्मूला होता है -13.6/n²। तो ग्राउंड स्टेट के लिए क्या होगा, E का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक सिंपल क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं, सिंपल क्वेश्चन था ये, ऐसा कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज एनर्जी है इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन का जब एक्साइटेड स्टेट में होता है तो उसका एनर्जी कितना होता है, एनर्जी होता है 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब वो एक्साइटेड स्टेट में रहता है। डिटरमाइन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट फ्रॉम बोर्स थ्योरी। तो हमें क्या पता है एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालेंगे, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है L इक्वल्स टू NH/2π, ये फॉर्मूला होता है NH/2π। और E का फॉर्मूला क्या है, इधर E का फॉर्मूला है -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ -13.6/n² इक्वल्स टू -0.54। तो यहाँ से n² का वैल्यू क्या हो जाएगा 13.6/0.54, यही होगा ना ऑब्वियसली। तो इनको अगर मैं सॉल्व करूं तो 0.54 इसके साथ इसको कैंसिल आउट करूँ तो कितना होगा बोलिए, तो 13.6 5.4। तो देखिए 5 इंटू इसको अगर 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 9 13.6 5.4 नहीं, इसको नियर अबाउट क्या होगा अगर मैं सॉल्व करूँ 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कब होता है, n इक्वल्स टू, मेरे तो मैं साइड में करके आप लोग को दिखा देता हूँ। 13.6 इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1360/54। इसको अब सॉल्व करेंगे क्या होगा, देखिए नियर अबाउट, इसको किससे काटूँ, 6 से काटेंगे, 4 से भी काट, ठीक है 2 से काटते हैं, 2 2 4 2 7 और 2 6 12 680, ठीक है। और इसके बाद इसको किससे काटेंगे, 9 से जाएगा क्या, ठीक है। मैं इसको अगर आपको रफ में करके दिखाता हूँ 680 और 27, तो क्या होगा 27 इंटू 2 करेंगे तो
2 7 14 54 140, तो इसको 27 इंटू 6 अगर करते हैं सो नियर अबाउट 25। देखिए इसको अप्रॉक्सीमेट मैं लिख सकता हूँ, जो भी सॉल्व करेंगे अप्रॉक्सीमेट 25 के करीब आएगा, अप्रॉक्सीमेट 25 के करीब आएगा। यहाँ पर हमें ऐसा करना पड़ता है, अप्रॉक्सीमेट 25 के करीब आ रहा है, तो अप्रॉक्सीमेट जब 25 के करीब आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, तो n का वैल्यू क्या होगा 5 हो जाएगा, n स्क्वायर का वैल्यू 25 है तो n का वैल्यू 5 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछा एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, तो एंगुलर मोमेंटम के लिए क्या करेंगेnh/2 सो 5 h/2 h/2 को हम लोग एक फैक्टर बोला था ना h कट, याद है h कट का वैल्यू क्या था, याद कीजिए, मैंने पढ़ाने का टाइम बोला था, ये वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा 1.055 10⁻⁻34, ये वाला वैल्यू हमने पढ़ा था। तो क्या होगा, सॉल्व करेंगे तो एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू 5 5 25 27 2 5.275 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ये है हमारा एंगुलर मोमेंटम। समझ पा रहे हैं ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था और ऐसे हमें करना पड़ेगा। ये जो h कट का वैल्यू है, इसका वैल्यू इधर मैं लिख के रखता हूँ, ऐसे h का वैल्यू तो आप सभी लोग को पता है, h कट का वैल्यू है 1.055 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, कैलकुलेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज। ये मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, मैं फिर से बता देता हूँ कि मैक्सिमम के लिए क्या होगा, मैक्सिमम के लिए शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन मतलब n1 होगा 1, n2 होगा 2, तो क्या होगा देख लीजिए, मैक्सिमम के लिए r इंटू 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, दैट इज r इंटू 1 माइनस 1/4, दैट इज 3r/4, दैट इज लैम्डा मैक्स क्या होगा 4/3r, दैट इज 4/3 इंटू 1.09 10⁻⁻7। इसको सॉल्व करना, नियर अबाउट ऊपर जो वाला वैल्यू दिया है यही वाला वैल्यू आ जाएगा, मैं लिख ही दे रहा हूँ ऊपर आंसर देख के मैं लिख दे रहा हूँ 1216 एंगस्ट्रॉम, मैं लिख दे, यही आएगा, नियर अबाउट होएगा, आप लोग घर में करके भी देख सकते हैं, इसी का आसपास आएगा। और मिनिमम के लिए क्या होगा बोलिए, तो सर मिनिमम के लिए n1 का वैल्यू 1 होगा, n2 का वैल्यू क्या होगा इन्फिनिटी होगा, तो इन्फिनिटी होने से क्या होगा देखिए 1/λ मिनिमम r/1/1 स्क्वायर माइनस 1/इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी 0, दैट इज r हो जाएगा। तो यहाँ से लैम्डा मिनिमम क्या होगा, लैम्डा मिनिमम होगा 1/r, दैट इज 1/1.09 10⁻⁻7 नहीं नॉर्मल 7। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, ये भी लास्ट लेक्चर में हम लोग सॉल्व किया था, क्या आया था नियर अबाउट 900 मतलब 911.8 एंगस्ट्रॉम, ये मैंने आंसर देख के ही बिठाया, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, यहाँ पर लिखा है मैंने बिठा दिया, आप लोग ये सॉल्व करना, यही वाला आंसर आएगा। पहले ये मीटर में आएगा, मीटर से एंगस्ट्रॉम में करेंगे, तो पहले ये भी मीटर में आएगा, मीटर से एंगस्ट्रॉम में करेंगे, तो यही वाला वैल्यू आएगा। समझ पा रहे हैं ना, मिनिमम और मैक्सिमम कैसे करते हैं लाइमन सीरीज में हमने वो करके आप लोग को दिखा दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 9 था, अभी क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। बोला है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बाइंडिंग एनर्जी बोला है। सो व्हाट विल बी द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम से निकालने के लिए क्या होगा। अभी लिथियम का हमारा एटॉमिक नंबर कितना होता है 3 होता है, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल्स टू क्या होगा 2 होगा। सो हमें एनर्जी चाहिए, एनर्जी का फॉर्मूला ओरिजिनल फॉर्मूला क्या पता है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, हाइड्रोजन के लिए Z1 होता है लेकिन नॉर्मल तो ये वाला फॉर्मूला जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट चाहिए, तो -13.6, जेड का वैल्यू क्या है 2, तो 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर का मतलब 9 हो जाएगा, एन स्क्वायर का मतलब 4 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 4 3 जा 12, 4 इंटू 4 जा 16, तो क्या होगा 9 4 जा 36, 3 9 3 27 30.6। तो कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लगेगा, तो एनर्जी लगेगा, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन -30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें एनर्जी लगेगा। समझ पा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोला है रेडिएशन एमिटेड ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम सेकेंड एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट इज इंसिडेंट ऑन द सर्फेस ऑफ सोडियम मेटल। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल्स टू 3, ग्राउंड स्टेट मतलब n इक्वल्स टू 1। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज 10.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट इज द वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम,
तो सबसे पहले n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 1 जब आएगा हाइड्रोजन एटम में, तो कितना एनर्जी हमें लग रहा है वो हमें निकालना पड़ेगा। तो एनर्जी क्या होता है -13.6/3² माइनस, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला है ना, अभी इतना देर से कर रहा है, -13.6/n² माइनस ऑफ -13.6/1²। सो क्या होगा देखिए, -13.6/9 माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जा रहा है 13.6। तो क्या होगा, माइनस करने से 9 1 ज़ा 9, नियर अबाउट 1.51 प्लस 13.6 आ रहा है। दोनों को सॉल्व करेंगे क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे नियर अबाउट 1 और 12 नियर अबाउट 12.1 आ रहा है। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 5 और 1 6, 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो नियर अबाउट 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। क्या ये क्या आया, जब मेरा एनर्जी वहाँ पर जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसका एनर्जी हमें 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया है। और आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन बोला 13.59 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो हमारे पास क्या पता है, ये वाला हमारे पास आ चुका है। अभी देखिए हमें बोला है फाइंड द वर्क फंक्शन। अभी हमारे पास क्या फॉर्मूला है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल्स टू एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, यही तो हमारा फॉर्मूला है। तो वर्क फंक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, वर्क फंक्शन का मतलब हो जाएगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ये हमारा एनर्जी माइनस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। सो क्या होगा इसका वैल्यू, ई का वैल्यू है 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का वैल्यू कितना है बोला है, देखिए क्वेश्चन में आयोनाइजेशन एनर्जी कितना बोला 13.59। सो 13.59 दोनों को माइनस करेंगे तो क्या होगा 0.9 1 और 4 और देखिए इसको करेंगे तो 9 और 5 आ जाएगा और 13 और 12 करने से 1.49 आएगा। ओह अच्छा, यहाँ पर 1.49 आ गया, क्वेश्चन में था 1.81। तो यहाँ पर मैंने अप्रॉक्सीमेशन से कर दिया था, तो इसको अप्रॉक्सीमेशन से अगर नहीं करते एक्यूरेट वैल्यू क्या आता 1 और 9 16 6 5 0 12.09 आ रहा है। यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट 12.09, तो 12.09 अगर बिठाते तो 9 यहाँ पर हमारा 0 आ जाएगा और यहाँ पर 5 1.50। हाँ वर्क फंक्शन नियर अबाउट 1.50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यही वाला आएगा। यहाँ पर कुछ हम लोग के इधर डिवीजन में हम लोग जो अप्रोक्सीमेशन लिए थे उसलिए शायद थोड़ा बहुत दिया आ रहा है 1.51, इधर तो और भी जाता तो हम लोग उतना सब नहीं किए, इसलिए ये वाला आंसर आ रहा है। तो ये वाला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो इक्वेशन था वहाँ पर हमने लिया, ये वाला जो काइनेटिक एनर्जी है ये क्या है, यहाँ का आयोनाइजेशन एनर्जी है। ठीक है, दोनों को हमने माइनस कर दिया, आंसर माइनस में आएगा और यही क्या है हमारा वर्क फंक्शन है। ठीक है, अभी चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 था, फिर ये हाँ ये 13 से 12 छूट गया, 12 देखना पड़ेगा बाद में कहाँ चल गया। ठीक है, द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन का एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड आउट द फर्स्ट बोर रेडियस। अच्छा फर्स्ट बोर रेडियस, इसमें तो कुछ अलग से करने का जरूरी तो नहीं है, R इक्वल्स टू R0 हमें तो पता है इंटू n²/z, ये वैल्यू तो हमें पता है, लेकिन हम लोग वो सब नहीं कर रहे हैं। हमें R0 का वैल्यू पूछा है तो डायरेक्ट तो इसका वैल्यू हमें ऑलरेडी पता ही है 0.53 एंगस्ट्रॉम होता है, तो इसमें कुछ करने का जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट ये वाला वैल्यू हम लोग लिख देंगे चुपचाप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोला है रीडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू बोल दिया है सेंटीमीटर में बोला है, एक चीज आप लोग ख्याल रखना सेंटीमीटर में बोला है। फाइंड द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ अमंग द स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ बामा सीरीज। बामा सीरीज का लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछा है, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए बामर का n1 क्या होता है 2 होता है, तो लॉन्गेस्ट के लिए n2 क्या होगा 3 होगा, यही होगा। तो देखिए मैक्सिमम के लिए बामा सीरीज में क्या होगा r इंटू 1/2² माइनस 1/3², दैट इज r इंटू 1/4 माइनस 1/9, दैट इज 5/36 इंटू r। तो यहाँ से लैम्डा मैक्सिमम का वैल्यू क्या आ जाएगा 36/5r, दैट इज 36/5। r का वैल्यू क्या है इधर हमारा 109737, 109737, ये किस में आएगा सेंटीमीटर में आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि सेंटीमीटर इन्वर्स में है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा, इसको क्या करना पड़ेगा सेंटीमीटर से मुझे एमस्ट्रॉन्ग करना पड़े तो क्या होगा, 1 मीटर से 1000 मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो सेंटीमीटर से कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो भी निकलेगा इंटू 10 करना पड़ेगा। सो सेंटीमीटर में आएगा, जो भी आएगा 10 टू पास समथिंग में आएगा। सो इसको जब भी मैं एमस्ट्रॉन्ग में करूँगा, इसको सिंपली जो भी वैल्यू आएगा 36/5 इंटू 109737 इंटू 1000 करते हैं, किस लिए जब मीटर से एमस्ट्रॉन्ग करते हैं, सेंटीमीटर के लिए क्या करेंगे क्योंकि इधर हम लोग क्या कर रहे हैं -7 ऐसा कुछ आएगा, तो इसको सिंपली 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा वो एमस्ट्रॉन्ग में आ जाएगा। तो आप लोग कैलकुलेटर में करके देखना, जो आंसर जो लिखा है 3645
इसके आसपास ही ये वाला वैल्यू आएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे यही वाला वैल्यू आएगा, आप लोग करके भी देख सकते हैं। ठीक है, समझ गए कैसे हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ बामा सीरीज इज 6560 एंगस्ट्रॉम। तो वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ द बामा सीरीज, तो फर्स्ट का वेवलेंथ बोला है 6560 एंगस्ट्रॉम। तो बोला है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ सेकंड मेंबर ऑफ द लाइमन सीरीज। तो सेकंड मेंबर ऑफ द लाइमन सीरीज, सेकंड मेंबर ऑफ द लाइमन सीरीज मतलब क्या है, जब मेरा एन सेकंड मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज, सेकंड मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज, सेकंड मेंबर ऑफ लाइमन का मतलब है N2 तो लाइमन के लिए N1 तो हमारा क्या होगा, N1 तो हमारा 1 होगा। फर्स्ट मेंबर के लिए क्या होगा, N2 होगा 2, लेकिन सेकंड मेंबर बोला है तो N2 होगा 3 हो जाएगा, 3 से 1 आएगा, मतलब ऐसा करके लेवल है। तो ये वाला है फर्स्ट मेंबर, यहाँ पर n=1 है, n=2 है, यहाँ पर n=3 है। तो जब यहाँ से यहाँ आएगा 3 से 1 आएगा तब हमारा वो हो जाएगा क्या, लाइमन सीरीज का सेकंड मेंबर। तो इसका हमें वेवलेंथ निकालना है। तो क्या करेंगे, 1/λ=r इंटू 1/1 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर, दैट इज r इंटू 1 माइनस 1/9, दैट इज 8/9r। तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9/8r, दैट इज 9/8 इंटू 1.09 10⁻⁷। जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो भी आएगा यहाँ पर मीटर में आएगा, उसको आप एमस्ट्रॉन्ग में लिखने के लिए क्या करेंगे, जो भी आंसर आएगा इंटू 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, उस तो क्या आ जाएगा, एमस्ट्रॉन्ग में आ जाएगा। सो 9/8 इंटू 1.09 10⁻⁷ इंटू 1000 कर देना, जो भी वैल्यू आएगा ये एमस्ट्रॉन्ग में आ जाएगा। तो यही होगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। मैं वो करके नहीं दिखा रहा हूँ अभी। अच्छा, तो यही लास्ट क्वेश्चन था। तो मेरा आज थोड़ा स्पीड ज़्यादा था, आप लोगों को एक मैंने कराया, बहुत सारे क्वेश्चन कराया, बहुत स्पीड में करवाया, इसलिए करवाया क्योंकि आपका एग्जाम में भी ऐसा स्पीड में आप लोगों को करना पड़ेगा। तो स्पीड के साथ एक्यूरेसी भी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आप लोग को कैसे करना है, मैं कैलकुलेशन अभी मैं कैलकुलेटर बिठाना ये सब बिठा के इजीली कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी उतना कैलकुलेशन में आप लोगों को जोर नहीं दे रहा हूँ, मैं आप लोगों को जोर दे रहा हूँ कैसे कर रहे हैं। टेक्निक को समझिए, क्वेश्चन देकर क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, टेक्निक को समझना पड़ेगा। तो टेक्निक को समझ लेंगे तो आप लोग ईजिली ये सब चीज़ों को कर पाएंगे। ठीक है, तो यही क्वेश्चन आंसर आप लोग से डिस्कस करना था। नेक्स्ट क्लास आएगा एक्सरेस के ऊपर, एक्सरेस को भी मैं पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, एक्सरेस कैसे करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे क्या है, कॉन्टिन्यूअस एक्सरे क्या है, उसके बाद वहाँ से मोजुलस हुआ, सब कुछ हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो तब तक का क्लास यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों को बेस्ट विशेस और थैंक यू।